नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए बाजार में कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल इस वक्त जुड़ा है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं पुखराज चोपड़ा, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, दिनेश भट्टर, जीरा ट्रेडर हैं, जीरे के जानकार हैं, किशोर शाह हैं, जीरा ट्रेडर, भाविक पटेल हैं, ट्रेडबुल्स के बीरेन वकील हैं, पैराडाइम कमोडिटी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा की शुरुआत करना चाह रहे हैं एग्री मार्केट के साथ, क्योंकि एग्री मार्केट में बहुत कुछ बदल गया है। बदला इस सेंस में है कि जो जीरा तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, उसी जीरे में 2 दिन में 10% से ज्यादा की गिरावट आ गई है। मार्केट बहुत तेजी से नीचे आया है। अब सवाल यह है कि पिछले 2 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि जीरे में तूफानी गिरावट आ गई। सवाल यह है कि क्या यह गिरावट फंडामेंटल के मुताबिक है या फंडामेंटल के खिलाफ। इसी पर हम बात करेंगे। भट्टर जी, मेरा सबसे पहला सवाल सर आपसे, जीरे में हुआ क्या है? नमस्कार मृत्युंजय भाई। सत्य में अभी धन बल के साथ बाजार को दबाया जा रहा है। धन और बल दोनों से? हाँ, धन बल से। और मंदी की काटें जो बनी है पिछले 5-7 दिन से एक्टिव है, वो गलत तरीके बाजार को खराब करने में सट्टे में लगी हुई है। देखो, किसानों की आमदनियां बहुत कम आ रही है और थोड़ा बहुत भी किसान के जो पास जो माल पड़ा है वो नवरात्रि दीपावली के आसपास देश में लाएंगे। उससे पहले ये बड़ी मंदी की है। तो कौन है वो बड़ी मंदी करने वाले? कौन लोग हैं भाई? इसमें तेजी वाले तो जो थे रूटीन, देखो इसमें कोई भी तेजी वाले ही हैं। आप क्या कह रहे हैं जो तेजी वाले थे वही हैं? नहीं, तेजी वाले का व्यापार अभी शॉर्ट का नहीं हो सकता। इसमें नया शॉर्ट चैनल बना है। नई एंट्री नहीं थी ना। नई एंट्री तो मान लीजिए आप लोग खुद कह रहे थे कि इस भाव पर नए लोग नहीं आ रहे हैं, तो ये कौन लोग हैं जो मार्केट को गिरा रहे हैं? है राजस्थान गुजरात दोनों मिला के कोई न कोई तो है सर इसके अंदर। राजस्थान गुजरात से हैं दोनों, कोई न कोई नई जो क्वार्टर बनी है ना, वो गलत तरीके से बाजार को कंटिन्यू पैनिक कर रही है, जबकि फंडामेंटल के बिल्कुल विरुद्ध है। फंडामेंटल में कोई तरह की चेंजिंग नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन आप तो लिखा करते थे, कहा करते थे कि जीरे को जीरा ही घटा सकता है। अब आप कह रहे हैं कि जीरे को सट्टा ने घटा दिया। जीरे को सर फंडामेंटल में जीरे में ऐसा कुछ दबाव ही नहीं है कि जीरे के अंदर इतना फोर्स है। देखो नहीं, आपकी बात से मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ, लेकिन चूंकि आप ये कहा करते थे कि जीरे को जीरा ही घटा सकता है, अब ये हो गया कि जीरे को सट्टा भी घटा सकता है। ये क्या है? देखो, धनबल बाजार के अंदर जो धनबल वाले होते हैं वो बाजार को कैसे भी पैनिक तो कर ही सकते हैं ना। ये तो काटे जो बनती है, होता है। भट्टर जी कह रहे हैं कि धन बल से गिराया गया है जीरे की कीमतों को। आप सहमत हैं? किशोर शाह? हाँ जी, बोलिए सर। आप सहमत हैं? नहीं सर, ऐसी बात नहीं। मैं आपको बता दूं। अच्छा, अपने 1 महीने पहले बात हुई थी, मैंने बोला कि दिवाली के टाइम में अराइवल और स्टॉक की बिकवाली, ये दोनों को देखना पड़ता है। धन बल की बात होती, तेजी जब तेजी बढ़ी तब धन बल नहीं था क्या? बात दोनों तरफ की एक जैसी होती है। अच्छा, एक्चुअली अभी है 3,000 बोरी की आवक है और कम से कम 6 से 7 बोरी पर डे की स्टॉक की बिकवाली है लास्ट 15 दिन से। तो वो भी तो फैक्ट होती है ना। यहाँ 12 से बिकवाली सामने व्यापार 4-5 हजार बोरी स्टॉक की, मतलब ये एक्सपोर्ट की डिमांड है बिल्कुल सुस्त बनी हुई है। कोई डिमांड ही नहीं है एक्सपोर्ट की। तो बाजार को ऐसा नहीं कि धन बल से बाजार को जबरदस्ती खड़ा रखा था तेजी वालों ने, ये बोलो आप। ये बात सही हो सकती है। कमाल बात है। तो लेकिन टूटा अभी वो भड़के हुए हैं आप पूरा। किशोर जी, आप कह रहे हैं कि अभी टूटा, वो एक्चुअली टूटना पहले था। इसलिए अभी टूटा है कि इसको खड़ा रखा था। अब देखिए दो राय आपके सामने आ गई है। भट्टर जी कह रहे हैं कि धनबल से गिराया गया है, किशोर जी कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, फंडामेंटल पे गिरा है। अब एक न्यूट्रल व्यू होना चाहिए, होना चाहिए जिनका जीरे में ट्रेड नहीं है, और वे व्यक्ति हैं हमारे साथ पुखराज जी चोपड़ा। पुखराज जी, आपका तो लंबा अनुभव है मार्केट का सर। आप जरा बताइए कि दिनेश जी की बात ठीक है या किशोर जी की बात ठीक है? मर्तुंजय जी, बात तो दोनों की सही नहीं है। अच्छा, ये स्वीकार करना चाहिए कि इसका फंडामेंटल वायदा से बन रहा है। इसके फंडामेंटल से वायदा नहीं चल रहा है। अच्छा, वायदे से फंडामेंटल चल रहा है, एक बात। दूसरी बात, जब हमेशा शॉर्टेज बताते जीरे की,
आपको याद होगा मैंने टीवी पे बार बार कहता था कि ये शॉर्ट सप्लाई है, शॉर्टेज नहीं है। तो शॉर्ट सप्लाई तो कृत्रिम भी हो सकती है, तो वो कृत्रिम शॉर्ट सप्लाई थी, आज भी शॉर्टेज नहीं है। अब रही बात भाव घटने बढ़ने की, 2 दिन के अंदर 6,000 रुपए गिरा दिए और ऊपर के भाव से हम देखें तो लगभग 13,500 रुपए जीरा घट गया। क्यों घट गया इसका किसी को कोई पता नहीं है। और मृत्युंजय जी कल परसों क्या होगा इसका भी किसी को पता नहीं है। अच्छा, कि हाँ ये हो सकता है 45,000 हो जाए और ये हो सकता है 17,000 हो जाए। आज मेरे पास भी जीरा के बहुत सारे लोगों के फोन आए जिसका कोई अस्तित्व तो नहीं आता, पता ही नहीं है। आप देखिए मृत्युंजय जी 400-500 लोट में या 600 लोट में, समूचे 600 लोट में 2 दिन के अंदर जीरा 6,000 रुपए गिर गया। तो 600 लोट या 700 लोट में जीरा 6,000 रुपए गिरता है, तो इस 700 लोट ने तो 14 लाख 13 लाख बोरी जो स्टॉक है सबका भाव गिरा दिया। तो ये चल तो सट्टे के पीछे ही रहा है ना, इसका फंडामेंटल है ही नहीं अभी। तो मतलब फिर तो भट्टर जी की बात सही है ना, वो कह रहे हैं सट्टे नहीं गिराया है। नहीं तो ये पहले भी सट्टे नहीं बढ़ाया था इसको। अच्छा, बढ़ाया भी सट्टे नहीं था, ये कह रहे हैं। जब बढ़ाया तब भी सट्टे ने बढ़ाया था, अब घटाया तब भी सट्टे नहीं घटाया है। अच्छा, उस फंडामेंटल के पीछे सट्टा नहीं था, सट्टे के पीछे फंडामेंटल है। हाँ। तो भट्टर दिख नहीं रही है। भट्टर जी, पुखरा जी कह रहे हैं कि जब बढ़ा था तब भी सट्टा था, बताइए आप। क्रॉप की साइज छोटी थी, सामने एक्सपोर्ट बराबर एक्सपोर्ट, उस समय एक्सपोर्ट भी अच्छा था। अभी भी एक्सपोर्ट है ना, महीने इस सितंबर महीने में 7,300 टन का एक्सपोर्ट हुआ है। किशोर भाई बोल रहे हैं एक्सपोर्ट नहीं है, तो ये 7,300 का एक्सपोर्ट के डेटा झूठे है क्या? पहली बात। किशोर जी क्या है, डोमेस्टिक, मेरी बात सुनिए सर, पूरी मेरी बात सुनिए। बोलिए। हाँ, हाजिर बाजार डोमेस्टिक में अच्छी गिराई है, अभी फेस्टिवल सब आगे बाकी है, रमजान की गिराई भी बाकी है। एक्सपोर्ट में हर महीने एक्सपोर्ट 1,30,000 से 1,50,000 बोल जाएगा। डोमेस्टिक में गिराई कम से कम 2 लाख टन, पौने 2 लाख से 2 लाख टन, पौने 2 लाख से 2 लाख बोरी कम से कम की डिमांड हर महीने रहेगी। अभी 4-4.5 महीना माल भी नहीं आना है, तो क्या ये फंडामेंटल में लागू नहीं होता है क्या? बताइए किशोर जी। हाँ जी, अब मैं बता दूं, भट्टर जी बोले कि 7,386 एक्सपोर्ट जो आया सितंबर का, तो उनके लिए बता दूं कि जो जो वहाँ से इंपोर्ट आया है उसमें जो आधा तो यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ, वही है डेटा। अच्छा, वही है क्या? आपको एक याद बता दूं मैं आपको, जो वहाँ से इंपोर्ट माल हुआ है उसका आधा डेटा तो जो इसमें आया वो इंडिया का कमी नहीं है, जो इंपोर्ट हुआ वही एक्सपोर्ट हुआ है। अच्छा। दूसरी बात ये बोले डिमांड जो 4-5 हजार की बनी है वो तो बराबर है, लेकिन सामने बिकॉल स्टॉक इसकी कितनी है वो देखो ना आप। अगर डिमांड इतनी बड़ी होती एक्सपोर्ट या लोकल डिमांड तो घटना नहीं चाहिए था बाजार। फंडामेंटल चलो हाजिर क्यों घटा बाजार, चलो फंडामेंटल मतलब कितना था किशोर भाई? फंडामेंटल कितना बनना था ये बताओ ना, आप ये भी बताओ ना। कल 30 रुपए किलो हाजिर में जीरा, वायदे में 30,000 आज भी डाउन था। 20 रुपए हजार में मिल रही है। 20 से 22 खुद बिक रहे थे, खुद बोल रहे थे 10 रुपए किलो हजार कहता है, वायदे 3,000 के सामने फिर हजार क्यों नहीं करता? अलग अलग भाव के होते हैं ना, जैसे कोई मतलब 10 में बिका, कोई 20 कोई 25, अलग अलग भाव में बिका सब माल। डिमांड कहाँ है? 20 में करो या 15 में, डिमांड का सामने डिमांड तो बोलो ना आप। तो डिमांड नहीं है तो 600 बिल्कुल नहीं घटा। भाव क्यों भाव 6 महीने होनी चाहिए थी, 6 महीने से भाव 600 रुपए का भाव है। अब डिमांड नहीं है, क्यों खड़ा होगा? तेजी रहती है तो नीचे भाव में बिकता नहीं चाहिए, खड़ा रहना चाहिए। भाव तेजी मंडी चली है, भाव जिसका भाव देखो गलत तरीके से घटाने का। आप सही बात है, सट्टे के पीछे बचा करता ही तभी है, जब तेजी हुआ तो सट्टे के पीछे तेजी हुई थी। 4 महीने सट्टे को महीना रख लीजिए, एकदम वाला भी तो वापस लेना आएगा नहीं आएगा, फिर वो क्या जाएगा? फिर वो तो नहीं होता है ना, आएगा नहीं ऐसा, आज तो घट रहा है ना, अब कल आएगा परसों आएगा दूसरी बात। आज तो मतलब वीक है ना, आने वाला अभी आप 25 लाख की डिलीवरी है, सस्ता है, इंश्योरेंस मिल रहा है, आप बोलो तो डिलीवरी के लिए बदला क्यों बढ़ा के रखा? डिलीवरी भी उठ जाएगी सर, डिलीवरी रखा है, माल की शॉर्टेज होना चाहिए। एक मिनट, आप लोगों ने बड़ा हेल्दी डिस्कशन किया, और देखिए ये खूबसूरती है कि भाई दोनों, मैं आऊँगा सर, आप दोनों के पास आऊँगा, आप दोनों ने अपनी राय रखी। भट्टर जी बहुत स्ट्रांगली इसको डिफेंड कर रहे हैं कि ये गिरावट गलत है, सट्टेबाजी की वजह से हुई है। किशोर जी कह रहे हैं कि नहीं, ये गिरावट जस्टिफाइड है, तेजी सट्टे की वजह से आई थी। पुखरा जी दोनों बात कह रहे हैं, गिरावट भी गलत है, तेजी भी गलत थी। तो अभी तक पुखरा जी जो मामला है वो एक पर बराबरी पर है सर। भट्टर जी और जो किशोर जी में अभी बहस हुई, बहस मतलब हेल्दी डिस्कशन, एक से बराबरी पर है सर पूरा मामला। अब आपका वीटो चाहिए कि आप किसकी तरफ हैं?
देखिए मैं तो मृत्युंजय जी, ये बाजार जैसे चल रहा है उसमें सट्टे की तरफ हूँ। ये सट्टा जहाँ चाहे इनको ले जाएगा। इसकी सट्टे की 20,000 बोरी इनके 13 लाख बोरी के भाव को ऊपर नीचे कर देगी। मृत्युंजय जी ये देखते रहेंगे, सट्टा फिर आ गया, कई 700-600 लोट फिर आ गए, तो फिर ये 5-6 हजार रुपए चले जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा। और 600-700 लोट कोई लेने आ गया तो फिर ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इसमें फंडामेंटल की दलील ही क्या देंगे? आज कह देंगे ग्राहकी कम है, और कल जब बढ़ेगा तो कह देंगे ग्राहकी ज्यादा है। आज घट गया तो सप्लाई ज्यादा है, कल बढ़ जाएगा तो कह देंगे सप्लाई नहीं है। तो ये चलता रहेगा मृत्युंजय जी, इसको तो अब चलने ही दे भगवान भरोसे। तो आपके हिसाब से फेयर प्राइस जीरे का क्या होना चाहिए पुखराज जी? अभी मेरे हिसाब से जो आज बंद हुआ है बाजार, ये फेयर प्राइस है। इससे नीचे अनफेयर होगा, इससे ऊपर भी अनफेयर होगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसके नीचे भी अनफेयर होगा, इसके ऊपर भी अनफेयर होगा। आप सहमत हैं क्या भट्टर जी, ये फेयर प्राइस है जीरे का? अभी डोमेस्टिक में अभी भी जो ये मार्केट जो खड़ा है उसके ऊपर ही बिक रहा है डोमेस्टिक के अंदर। तो मुझे अभी ये वायदे का भाव जो एनसीडीएक्स में है, ये भाव अभी फेयर नहीं लग रहा है मेरे को। तो फेयर नहीं लग रहा है। और किशोर जी, आपको फेयर लग रहा है या आपको फेयर कुछ और नीचे के भाव पर लगेगा? और इसमें और वो तो गिरावट आएगी सर। आएगी या लाएंगे आप? ना हम तो डॉक्टर जी आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं, वो भी ओनर इंटरव्यू इसलिए हाथ नहीं दिखा पा रहे हैं आपको, लेकिन इशारा वो आपकी तरफ कर रहे हैं। किशोर भाई हाजिर है तो ये मंडी उठाएंगे, ये उठाएंगे, किशोर जी उठाएंगे। सकती है सर, थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है। बाजार सस्टेन अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि सस्टेन नहीं हुआ अभी बाजार। नहीं अभी मतलब एक्चुअली घटते में डिमांड भी रुक जाती है। बाजार जब सस्टेन में रुक जाता है, सस्टेन में फिर थोड़ी बहुत डिमांड निकलती है। अभी इशारा कर रहे थे कि गुजरात राजस्थान की तरफ, आपकी तरफ भी इशारा था उनका, क्या आप गिरवा रहे हैं दाम? हाँ वो तो देखो भट्टर जी है, कुछ भी कह सकते हैं सर। आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि भट्टर जी दाम बढ़वा रहे थे? हाँ नहीं, मैंने भट्टर जी का नाम नहीं लिया था। बाजार उस समय चला था तो बाजार तेजी वालों ने किया था, तो उसमें मतलब किसी को नहीं बोला कि भाई बाजार क्यों तेज हो रहा है सर, इसलिए उन्होंने बोला कि घटा, इसलिए मैं बोला उसके ऊपर। अच्छा देखो तेजी मंदी आनी है, सब माल के हिसाब से आती है सर, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से आती है। उस टाइम तेजी का रुख था, क्रॉप कम दिख रही थी, सब कुछ था, लोगों ने होल्ड कर दिया सर। भट्टर जी एक बात ये भी कहा जा रहा है कि तेजी वाले अब निकल रहे हैं, ऐसी बात है सर। ये बात ठीक है भट्टर जी? ज्यादा मालूम ही तेजी लगती थी सर। भट्टर जी ये बात ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि तेजी वाले अब निकल रहे हैं, निकलना चाहते हैं, एग्जिट चाहते हैं। तेजी इसमें क्या है सर, कोई वायदे के अंदर पब्लिक का तो बड़ा रोल नहीं है। जो भी व्यापार है बड़ा रोल है आपस में दो ग्रुपों का ही है। इसमें पब्लिक का ट्रेड इसलिए नहीं है, एक्सचेंज के अंदर मार्जिन बहुत ज्यादा है, 1 लाख से 5-5.5 लाख रुपए। पब्लिक का मेरे हिसाब से इसमें बाइंग और सेलिंग दोनों नहीं है, इसमें लड़ाई है कार्टेल की। और अगर इसमें पैसा जा रहा है, किसान पैसा जा रहा है, व्यापारी पैसा जा रहा है इसमें, और कुछ नहीं है। पुखराज जी आप एक बार बताइए सर, जब मार्केट में इस तरह की उठापटक हो तो उसमें फिर क्या बीच का रास्ता होना चाहिए, क्योंकि ये तो रुकने वाला नहीं है इस तरह से। आपके हिसाब से बीच का रास्ता क्या होना चाहिए? क्या एक्सचेंज को कोई बड़ी भूमिका इसमें निभानी चाहिए? मतलब क्या होना चाहिए सर, ताकि ये जो आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है वो रुक जाए? देखिए एक्सचेंज को इसके अंदर रोल उठाना चाहिए। ये जो बिना मतलब की लिमिटेड डाली जाती है बेचने की या लेने की, फिर 1 सेकंड में हटा ली जाती है, तो हम ये समझते हैं कि इसमें एल्कोहल चल रहा है, तो उस तरह से ये हो रहा है। पर जहां तक भट्टर जी कह रहे हैं कार्टेल की बात, हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे एक भाषा चलती है, जब एक साथ बाजार जोर से घटता है तो लोग लिख देते हैं जय जगदीश हरे। अच्छा। और जब एक साथ जोर से बढ़ता है तब भी लिख देते हैं जय जगदीश हरे। तो समझने वाले जो इस ट्रेड से जुड़े हुए लोग हैं वो समझ जाते हैं। क्या समझते हैं सर, क्या समझते हैं जय जगदीश हरे से? कि ये तेजी मंदी कहाँ से आई है। अच्छा, कोड वर्ड है ये, मतलब है ना? बिल्कुल, जय जगदीश हरे कोड वर्ड है। ये सोशल मीडिया पे आपने भी पढ़ा होगा। हाँ ठीक बात है, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा है सर, बिल्कुल। हाँ तो ये जो कार्टेल की बात कह रहे हैं ना, दरअसल कार्टेल सीधे सीधे तो बताना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारे पास ऐसी कोई साधन नहीं है जिससे हम ये बता दें कि ये कार्टेल है और ये लोग ट्रेड कर रहे हैं, ये लोग कुछ तेजी मंदी कर रहे हैं। पर ये जो घबराहट लाने का काम है ना, आप देखिए ग्वार में भी और जीरा में भी जो ये घबराहट लाई जाती है ना, एक साथ बाजार को घटाना, एक साथ बाजार को बढ़ाना, तो ऐसा कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है। उस प्रवृत्ति वाले लोगों को सारे लोग बाजार में जानते हैं कि ये इस प्रवृत्ति का ट्रेड ये लोग करते हैं। यहाँ इस स्क्रीन पे पता लग जाता है कि गुजरात का कौन सा ट्रेड हो सकता है, महाराष्ट्र का कौन सा ट्रेड हो सकता है, जोधपुर का कौन सा ट्रेड हो सकता है, गंगानगर का कौन सा ट्रेड हो सकता है। खाली शहर का नाम या समझ जाते हैं? आप कह रहे हैं कि इससे पता लग जाता है कि कहाँ से कौन सा ट्रेड है, तो खाली जगह का नाम पता चलता है या ये भी पता चलता है कि किशोर जी का कौन सा ट्रेड है,
भट्टर जी का कौन सा ट्रेड है ये पता चलता है? ये पता नहीं लगता। अच्छा। पर जो जग जाहिर चीज है ना, हाँ। जो हमेशा होती है और जग जाहिर है कि ये चीज हमेशा होती है, तो ये अंदाजा लगा लेते हैं कि ये उसने किया होगा। ये प्रूफ सहित तो नहीं होता ये, पर एक अंदाजा लग जाता है कि इसने किया होगा। ठीक बात है। चलिए, तो ये कुल मिलाकर देखिए दोनों तरह की राय आ रही है और इसलिए हमने अलग अलग व्यूज जोड़े। भट्टर जी की अलग राय है, किशोर जी की अलग राय है, पुखराज जी की अपनी अलग राय है। तो अलग अलग राय है ताकि आप ये समझ पाएं कि एक्चुअल सिचुएशन क्या हो सकता है। किसी को नहीं पता कि हो क्या रहा है, अलग अलग तरह की राय आ रही है और हेल्दी डिस्कशन ताकि अलग अलग व्यूज़ आपके सामने आए। किशोर जी, भट्टर जी और पुखराज जी, ऐसा नहीं कि तीनों एक दूसरे से सहमत नहीं है, तो बिल्कुल अलग अलग खेमे के हैं। इनका एक परिचय ये भी है कि ये वायदा एथनिक ग्रुप के तीनों मेंबर हैं और तीनों एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। उसके बाद भी आप देखिए बिल्कुल तीनों की अलग अलग राय है। तो ये एक ट्रांसपेरेंट एक मैकेनिज्म भी है आपके लिए समझने के लिए कि ट्रांसपेरेंट तरीके से आप बात को समझें, जानें। ऐसा नहीं कि कोई एक व्यू लेकर एक ग्रुप चल रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, किशोर जी, भट्टर जी और पुखराज जी, जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि क्या हो रहा है इस वक्त मार्केट में। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि आज आपके लिए और कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। बीरेन जी, आप जरा बताइए सर, गोल्ड में अब क्या किया जाए? गोल्ड में बुलिश सेटअप है। अभी 57,900 के आसपास भाव चल रहे हैं। यहाँ से और भी 300-400 की अपसाइड 2-3 दिन में आनी चाहिए। मिडिल ईस्ट में जो अभी रिसेंट इंस्टेबिलिटी आई है उसका पूरा रिस्क प्रीमियम अभी बना नहीं है और $50-60 का बनना चाहिए। 57,700 के आसपास बाई किया जा सकता है। 57,300 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अपसाइड में 58,200-300 का लक्ष्य रख सकते हैं। 2 से 3 दिन की ट्रेड अवधि है इसकी। ओके, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है जिगर ठक्कर का। पूछिए ठक्कर साहब। नमस्कार साहब। नमस्कार। भाविक जी से सवाल है, गोल्ड में इंट्राडे में आज क्या करें? गोल्ड इंट्राडे में क्या करें, बताइए भाविक जी, क्या करें? ठीक है, अगर थोड़ा सा डिप आता है अराउंड 57,800 के करीब तो आप बाय कर सकते हैं। ऊपर का टारगेट रख सकते हैं 58,100 का और स्टॉप लॉस नीचे रख सकते हैं 57,700 का। बट 6 बजे एक पीपीआई का डेटा आने वाला है, तो 6 बजे के बाद अगर 57,700 पे आता है तो 600 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए कि गोल्ड में आपको क्या करना है। नेक्स्ट कॉलर निखिल हैं गुजरात से। पूछिए निखिल जी। मेरे को ये पूछना है कि मेरा क्रूड ऑयल में 7,300 का कॉल होल्ड है 76 में। अभी पहले कल 140 था, अभी सीधा 78 पे आ गया है, तो अभी क्या करूँ मैं? क्या करना चाहिए भाविक जी? आई थिंक देखिए, मुझे लग रहा है कि जो ये रिस्क प्रीमियम बिल्डअप क्रूड में हुआ था, आई थिंक थोड़ा बहुत इरोड हो रहा है। और एमसीएक्स में भी अगर मैं देखूँ तो 7250 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मुझे लग रहा है वापस 7,000 तक के भी आ सकता है। आई थिंक कॉल में तभी जाना चाहिए जब 7250 ब्रेक करता है। तो अभी आपको पूरा लॉस नहीं है तो आप एक बार निकल सकते हैं। 7250 के ऊपर जाता है तो वापस से कॉल ले लीजिए। ठीक है। अच्छा बीरेन जी, आपका व्यू सर सिल्वर के ऊपर क्या है? चांदी में कोई ट्रेड आपको दिख रहा है अभी? चांदी में भी रिस्क ऑन थोड़ा फायदा मिलेगा गोल्ड की तेजी का। यहाँ से हम इसको 7500 71 तक देखेंगे। डॉलर में जो कमजोरी बनी है डॉलर इंडेक्स में, उसका इन जनरल मेटल्स को भी थोड़ा फायदा मिलना चाहिए, बुलियन को भी थोड़ा फायदा मिलना चाहिए। नेक्स्ट कॉलर ज्योति हैं कोलकाता से। पूछिए। जी सर। जी हेलो, पूछें। जी सर, मेरा नेचुरल गैस में कॉल में लिया था एक लॉट। अभी नेचुरल गैस में क्या किस भाव पर लिया था आपने? 290 का कॉल 10 रुपये में लिया था। बताइए बीरेन जी, क्या करना चाहिए सर इसको? नेचुरल गैस में थोड़ा सा अपसाइड है। रिसेंटली पाइपलाइन का डैमेज हुआ है फिनलैंड इस्टोनिया का, थोड़ा अपसाइड आना चाहिए। मैं ऑप्शन क्लोजली नहीं ट्रैक करता हूं, बट फ्यूचर के हिसाब से 290, 295, 290, 295 तक 2-3 दिन में हम देखेंगे। ठीक, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कुछ और कमोडिटीज़ की करते हैं। बीरेन जी, ग्वार के ऊपर क्या व्यू है सर आपका? ग्वार गिरा, उसके बाद रुकता हुआ दिख रहा है कि रेंज में घूम रहा है। अब क्या लगता है ग्वार में? बाइंग जोन में आ गया है ग्वार? नहीं, अभी भी थोड़ा दबाव है शायद। जो जीरा में हमने जो रिसेंटली एक्शन देखा सेल साइड का,
हल्दी में भी देखा है। तो उसकी थोड़ी प्रेशर गवार में भी शायद हम देखेंगे। और ये थोड़ा मिडिल ईस्ट का जो इंस्टेबिलिटी है वो भी जनरली कमोडिटीज पे थोड़ा दबाव ला रही है। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी है, इस पर आप नज़र रखिए कि आगे इसमें क्या होगा। भाविक जी, आप जरा बताइए, मेटल में खास करके जिंक और लेड, ये दो काउंटर क्या इंट्राडे के लिए, ट्रेड के लिए ठीक है? देखिए, बेस मेटल में अगर हम देखें तो अभी चाइना का जो रीओपनिंग हुआ बट वहाँ से अभी भी डिमांड नहीं आ रही है। और कॉपर की बात करें तो आई थिंक कॉपर में एलएमई में जो इन्वेंट्री बढ़ रही है, तो इससे हिसाब से लग रहा है कि एटलीस्ट एक रिपोर्ट भी आया था कि 2027 तक कॉपर में सरप्लस इन्वेंट्री रहेगी और उसके बाद डेफिसिट रहेगी। तो उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि बेस मेटल में थोड़ा दबाव है। बट जिंक मुझे ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि जिंक ने हमने पहले भी देखा है 219 से 218 के 50 करीब एक अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा है। और अगर वो ब्रीच करता है नीचे की साइड तो मुझे लग रहा है कि 215 214 के आ सकता है। और अभी फिलहाल सपोर्ट के करीब चल रहा है और डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ी वीकनेस दिख रही है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से एटलीस्ट जिंक में बाय कर सकते हैं। अपसाइड लिमिटेड रहेगा 224 225 का और स्टॉप लॉस रहेगा 217 का। और कॉपर की बात करें तो आई थिंक कॉपर में जब तक 712 715 के ऊपर नहीं जाता है तब तक मैं अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़े बहुत बेरिश ट्रेंड रहेगा। तो कॉपर में मेरा सेल का रहेगा व्यू 715 के स्टॉप लॉस है और नीचे का टारगेट रहेगा 698 का। नेक्स्ट कॉलर अशोक हैं, पूछिए अशोक जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। हाँ जी, मेरा सवाल है जी, ग्वाल से जी 5000 आ सकता है जी? बताइए जी भाविक जी। देखिए, जैसे बीरेन सर ने भी बताया, मुझे लग रहा है कि अभी भी वीकनेस तो है बट आई थिंक 5000 तो मुझे नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि जो पहले यहाँ सपोर्ट लिया था 5350 5360 के करीब, तो वहाँ तक में भी आ सकता है। बट अभी भी फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि पाइपलाइन अगर देखें तो यील्ड कम ही है इस बार के स्टॉक की। हालांकि डिमांड नहीं है, उसकी वजह से प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। बट नीचे डाउन साइड ज़्यादा से ज़्यादा 5350 से 5300 ही लग रहा है मुझे। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर का रुख करते हैं। अमरीश हैं उड़ीसा से, पूछिए अमरीश। जी, मेरे को बेस मेटल पे पूछना है, मेनली एल्युमिनियम और जिंक पे। एल्युमिनियम और जिंक पर पूछना है आपको? ओके, बताइए बीरेन जी, क्या लगता है सर एल्युमिनियम में और जिंक में? पर्टिकुलर जिंक पे थोड़ा बुलिशनेस है। एक लार्ज मल्टीनेशनल बैंक ने काफी एक्टिव डिलीवरी ली है एलएमई में, तो जिंक शायद 228 230 तक जाना चाहिए। एल्युमिनियम फिलहाल स्टेबल रहेगा। ओके, ठीक है, तो ये राय हो गई। लेकिन अब आपको बताते हैं कि त्योहारों के दौरान ज्वेलरी की डिमांड को लेकर क्या कुछ हो सकता है। तो त्योहारी सीजन में सोने की मांग कैसी रहेगी, इस पर जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के चेयरमैन से खास बातचीत की है जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे ने। आइए आपको सुनाते हैं। त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है, किस तरह रहेगी सोने की चाल? सोना महंगा होगा, सस्ता होगा या कोई और ट्रेंड बदलेगा? हमारे साथ बातचीत करने के लिए सहीम जी। सर, पहला सवाल ये, सोने की चाल किस तरह की रहेगी पूरे सीजन के लिए? देखिए, सोना अभी देखा जाता है कि श्राद्धों के टाइम पर उसके पहले थोड़ा सा घटता है और सोना जो $1900 था वो नीचे घट के $1830 से आया और भी थोड़ा नीचे गया था। लेकिन अभी सोना वापस $1860 आया है। इजराइल की जो वॉर हुई है हमास के साथ, उस वजह से भी थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के वजह से 12 तारीख तक सोना फिर भी थोड़ा सा 2 दिन 3 दिन और मंदी के रह सकते हैं और राइट बाइंग के हैं। अगर एंड कंज्यूमर आके माल खरीदना चाहे तो उसको शायद लगे तो अपना माल को सिर्फ बुक करके डिपॉजिट दे के रेट बुक करा के जा सकता है और नवरात्रे में अपनी जाके डिलीवरी ले सकता है। रेट्स यहाँ से 5 to 7% और बढ़ सकते हैं दिवाली धनतेरस के दिन। और मुझे लगता है कि राइट टाइम है बाइंग का, क्योंकि जो भी चार्ट्स आ रहे हैं, ओवरसोल्ड था गोल्ड बीच में और अभी भी थोड़ा ओवरसोल्ड है। उस हिसाब से गोल्ड का रेट्स अभी अचानक से कम 1000 से 1500 रुपये जंप होने की आशंका है। सर, ये तो हो गए निवेशक की बात, लेकिन अगर हम घरों की बात करते तो हम जानबूझकर उन तारीखों को ही चुनते हैं जहाँ पे हमको खरीदारी करनी होती है या ज़रूरत के हिसाब से करते हैं। तो उसके लिए क्या सीज़न के लिए कुछ हमने ऑफर्स तय किए हैं, किसी बैंक से कुछ और बातचीत की है, कुछ ऐसा जो हम ग्राहक को ऑफर कर सकें?
देखिए, जितने भी रिटेलर्स हैं इंडिया ने, उन्होंने पुराने पिछले 3 महीने में काफ़ी अच्छी बाइंग की है। इसी सीज़न के लिए 1.5 महीना जो सीज़न ये चालू रहने वाला है उसके लिए, और जो वेडिंग सीज़न है दिवाली के बाद 10 दिन बाद, उसके लिए भी अच्छी बाइंग की है, जिसके लिए 15 तारीख से ऑफ़र्स चालू हो गई हैं। जीजेसी ने भी इंडियन ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल का लॉन्च किया है 15 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर तक, जहाँ पर हम 5 किलो गोल्ड, काफ़ी सारे जो 10 से 15 हम ज्वेलरी देंगे, हर बाई के साथ चांदी का सिक्का देंगे। ओके, और अब आपको बताते हैं कि कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर, खास करके इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध अभी चल रहा है, उससे कच्चे तेल की सप्लाई पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इस पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। I think in the 5 days that the operations, Hamas, Israel and these military operations, which look like getting escalated, I think the global markets will factor all things into account. And if the supply lines are not disrupted, hopefully we will be able to navigate through everything happen. But you know, this is not something on which I would like to speculate. And I don't think you or your news agencies would like to speculate either. What we are doing is we are watching this on a real-time basis, and I'm confident that we means as in India, we will navigate this both on availability and other factors. चलिए, तो फिलहाल इस शो में इतना ही, और बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका और वीरेंद्र जी आपका भी जुड़ने के लिए।